नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 30 जून 2023 और आज आपका जो है फेज 11 का एग्जाम था, ग्रेजुएशन लेवल वाली। तो सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आया हूं, ताकि आप आगामी समय में कोई भी एग्जाम अटेंड करेंगे तो वहां पे जो है आपको बेनिफिट पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है। देखिए सबसे पुरानी वेद जो पूछा गया है ये ऋग्वेद है। काफी कॉमन सा प्रश्न पूछा गया है ना। वेद चार हैं, ये आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कभी कभी मंडल पूछता है तो 10 मंडल है, और कभी कभी सूक्त पूछता है तो 1028, और कभी कभी आपका जो है श्लोक भी पूछ देता है जो 10,500 से अधिक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संगीत के जनक कौन है, तो ये सामवेद है ना। भारतीय संगीत के जनक पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका पूछा जाता है कि कौन सा वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कविता के रूप में। और जो गद्य होता है ना वो कहानी टाइप से होता है, और जो पद्य होता है कवि मतलब कविता के लैंग्वेज में मतलब फॉर्म में होते हैं। तो इन दोनों फॉर्म में कौन सा वेद है, तो आप बताएंगे भैया ये आपका सेकेंड वेद कौन सा, यजुर्वेद। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो बताइएगा एक बार उल्लेख हुआ है गंगा का, है ना। इसके अलावा यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में है, तो ये यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में। बच्चे क्या करते हैं, यज्ञ, जादू टोना, मंत्र ये सभी जो है आपका अथर्ववेद में लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप जो है यज्ञ अनुष्ठान इनको एक अलग टाइप से रखिए। भैया यज्ञ अनुष्ठान कराना जो है उच्च कोटि की काम है ना। तो ये यजुर्वेद में है। बाद बाकी जो जादू टोना है ना, जो भी अंधविश्वास से संबंधित चीज है ये आपका अथर्ववेद में है। तो इसे भी ध्यान आपको रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा पुराण है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका मत्स्य पुराण है, सबसे बड़ा पुराण। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे बड़ा पुराण होने के साथ साथ सबसे पुरानी माने ओल्ड पुराण भी है। कई बार आपसे ये भी पूछा गया है कि जो मत्स्य पुराण है ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, या किस वंश के बारे में जो है आपको जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो आप बताइएगा सातवाहन वंश से संबंधित है आपका क्या, मत्स्य पुराण। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज। आपसे पूछा गया है सिंपली कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है भैया, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट में अब तक तो आप जो है एक एक आर्टिकल याद कर लिए होंगे, और डिफरेंस जब समझते हैं तभी तो आर्टिकल याद है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपके आर्टिकल 51 के ए में है, जो 11 प्रकार के हैं, और इन 11 प्रकार के लिए अलग अलग सेक्शन बांटे गए हैं। यानी 51 का ए कहेंगे तो इसका एक है, फिर 51 के ए कहेंगे तो इसके लिए 2 रखा है, 51 के ए कहेंगे तो 3 रखा है। इस प्रकार से 11 सेक्शन में बांटे गए हैं आर्टिकल 51 के ए, जहां पे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, देश में तिरंगा, राष्ट्रगान वगैरह की सम्मान करना, अखंडता, संप्रभुता, इन सब की रक्षा करना, वो सभी तत्वों को संयोजे रखना जो हमारे देश आज़ादी के लिए प्रेरित किए हो, नारी की जो गरिमा है उन्हें बनाए रखना, जीवों पे दया करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कई बार बने हैं भैया, कई बार, है ना। तो भाई मौलिक कर्तव्य की इतिहास आपको पता ही होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है शुरू से हमारे संविधान के जो है मेन में आपका इंक्लूड नहीं था। इसे जो है 1976 ईस्वी के दौरान 42वां संविधान संशोधन होता है 42 नंबर का, है ना। इसके तहत जो है आपके संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को अटैच किया गया था, जिसे आर्टिकल 51 ए के थ्रू संविधान के जो पार्ट 4 के ए है उसमें रखा गया था। ये समिति थी जी स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने कल ही बताया, और सब दिन बताते आया हूँ कि इसमें बहुत सारे चीज में जो है बदलाव किए गए थे। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002, है ना। पहले तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, फिर 86वां अमेंडमेंट होती है 2002 में। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक बोलते हैं, इनको जो है शिक्षा दिलाना या शिक्षा की व्यवस्था करना उनका मौलिक कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है। और इसी बच्चे के लिए, जिस बच्चे की ये बात हो रहा है कि इनको शिक्षा दिलाना है, उसी बच्चे को शिक्षा लेना
ये इनका फंडामेंटल राइट है। आई होप आपने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज ये शिक्षा वाला अवश्य समझ गए होंगे, है ना। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये जो 86वां अमेंडमेंट है ये किससे संबंधित है, तो भाई एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य 10 से बढ़ के हो गया 11। उसी प्रकार से शुरू में आपका फंडामेंटल जो राइट है ये 7 प्रकार के थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 44वां अमेंडमेंट होता है। इसके तहत क्या है कि जो प्रॉपर्टी की राइट है, जो संपत्ति के अधिकार है, इससे जो है आपको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तब से ये 7 से घट के जो है ये 6 हो गए, जो अब तक 6 है, ठीक है। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये रूस के संविधान से, और जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, इसमें कहीं भी वास्तविक शब्द नहीं लगा है, तो मैंने बताया है कि राष्ट्रपति को आंसर करना है कि राष्ट्र की या देश की जो है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है भाई, तो ये राष्ट्रपति होता है। राज्य के अंदर यही बात करेंगे तो वहां पे कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा है कि इसी क्वेश्चन में अगर यहीं पर राष्ट्र की कार्यपालिका का वास्तविक शब्द लगा के इम्फेसाइज कर दिया जाए, जोर डाल दिया जाए, है ना, तब आपका आंसर इसी क्वेश्चन का पीएम हो जाता है। ये मैंने पहले बता रखा है। ऐसे फॉर्म में 5 ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है। एक तो राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो प्रेसिडेंट, है ना, आर्टिकल 53 में। ये कहाँ से, मैंने 52 से लेके 61 तक में क्या आपको ट्रिक दिया हूँ, पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दुयो द स म, इनमें आप बैठाइए ना तो आपको बैठ जाएगा। ये 52 से 61 है ना, तो 52 में पद, प से पद, अब 52 के बाद आएगा 53, तो 53 से है का, तो मतलब कार्यपालिका का प्रधान, और ओकर बाद है नी, मतलब 54 के मतलब निर्वाचन। तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के खाली निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो भैया वास्तविक लगा दे तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा पीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने 2 चीज और बता रखा है यहाँ पे। तो आपने देखा कि भाई राज्यपाल में भी, ये राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो गवर्नर होता है। अगर यहीं पे लिख दिया जाए कि भाई राज्य के अंदर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो भाई फिर सीएम हो जाएगा। जैसे पीएम हुआ था केंद्र में, वैसे ही सीएम हो जाएगा राज्य में। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है राष्ट्रपति के पास पावर तो बहुत है, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो नाम मात्र के हैं। यूज कौन करता है, पीएम करता है, इसीलिए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान उसे कहा गया है। और इसी प्रकार से राज्य के अंदर सीएम उपभोग करता है, पावर का जो है अपना यूटिलाइज करता है। और ज्यादा पावर किसको नाम के लिए दिया गया है, गवर्नर को, है ना। तो ऐसे ही इसके अलावा एक प्रश्न और आपसे इसी प्रकार बन जाते हैं जो मैं आज भी बताऊंगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो आप भगवान महावीर को मारिएगा, ठीक है, भगवान महावीर को, अरे सॉरी, भगवान महावीर पे टिक लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि भाई जैन धर्म के जो है भगवान महावीर के काल में ज्यादा प्रचार प्रसार हुए। वैसे जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ऋषभ देव है ना, ऋषभ देव, है ना, ये पहला गुरु थे या फिर पहला तीर्थंकर के। ये जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में बाद में 2 समुदाय में बट गए, एक का नाम श्वेतंबर, एक का नाम दिगंबर। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी 2 समुदाय में बट गए, एक का नाम महायान, दूसरे का नाम हीनयान, है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो मैंने बताया ना कि राज्य में कार्यपालिका का प्रधान गवर्नर जो होता है और वास्तविक प्रधान सीएम, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विशेष टाइम न जाया करते हुए चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की आबादी जो है 68% डाटा दे के आपसे पूछा गया है कि किस एज वर्ग की है। भैया पेपर में ये चीज आए दिन आप देखते होंगे कि भारत एक विकासशील देश है जहाँ की युवा वर्ग की जो है इतनी तादाद है, और 68% आबादी तो 15 से 64 वर्ष के बीच में है, ठीक है। तो भाई 68% यहाँ पे युवा सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, इसीलिए तो बेरोजगारी इतनी बढ़ती है। भाई आप हर साल देखो ना कितने मैट्रिक पास होके बाहर निकलते हैं, और वैकेंसियां की तरफ एक बार देख लेना, है ना। तो उसी हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा ना भाई आपको नौकरी होगी तो जो आदमी तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आप में है, तभी तो आप उसको धक्का मार के पीछे करोगे ना। तो ये क्वालिटी अपने आप में ढूंढिए, नहीं है तो डेवलप कीजिए, ताकि जो है आप जल्दी से जल्दी इस जो क्यू में खड़े हो आप सिलेक्ट हो।
क्योंकि तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, इंडिया में इतने करते हैं ना कि एक एक घर में 4-4 को आदमी तैयारी करता है। मेरे घर में देखिए 3-4 को तैयारी करता है ना। तो ऐसे नहीं है, तो उससे जो अलग क्या करना है कि आपको हो जाए, तो उस हिसाब से रणनीति बनाइए, है ना। तो भैया ये 64% जो आबादी है इंडिया के अंदर, ये 15 से 64 वर्ष की ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिया की टोटल आबादी है ना कि 2011 में 1.21 है ना अरब घोषित किया गया था, 121 करोड़। अभी जो है यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की आबादी 142 करोड़ हो गया, जो चाइना को पछुआ दिया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार से 2 क्वेश्चन लड़के ने बताया। अब आप लोग बताइएगा कि क्या दोनों क्वेश्चन आए थे या फिर कोई एक आए थे। मैं आपको दोनों यहाँ पे बताऊंगा। 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है कि जो टॉप मोस्ट लिटरेसी रेट वाला जो यूटी है वो पूछा गया है। तो भाई सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है आपका कहाँ का है, जो लक्षद्वीप का है। ये एक बच्चा तो ये बताए कि भाई, एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है किस यूटी का है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो इस पे कम बिलीव हो रहा है कि भाई हूबहू सेकंड शिफ्ट में कैसे पूछ देगा। एक बच्चे ने बताया कि सबसे कम जो सेक्स रेशियो है ये आपका किस यूटी का है, ये आपसे पूछा गया है कि सबसे कम सेक्स रेशियो किस यूटी का है। तो भाई सबसे कम सेक्स रेशियो मैंने अभी बताया था किस यूटी का है, तो ये आपका दादर नगर हवेली का है, ठीक है। दादर नगर हवेली का है, दादर नगर हवेली का है, ठीक है। अगर सबसे अधिक सेक्स रेशियो पूछेगा तो पुडुचेरी का होगा। तो 3 बच्चे ने 3 तरीके का बात करा है। एक तो सीधे बोला है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला यूटी, इसका आंसर आपका है लक्षद्वीप, राज्य में आएंगे तो केरला, ठीक है। दूसरी बच्चे ने बताया कि भाई सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ की है, तो पुडुचेरी की है ना। और सबसे कम लिंगानुपात दादर नगर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी और सबसे कम लिंगानुपात जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है। दादर नगर हवेली की नहीं होगी जी, है ना, यहाँ पे गलती हो गई है। सेक्स रेशियो जो यूट्यूब में सबसे कम है ये आपका अंडमान निकोबार का है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी दिमाग भटक जाती है, तो मैं वहां से जो है डाइवर्ट कर ही देता हूँ, है ना। हाँ, इसी बात पे मुझे ध्यान आया कि कोई एक शिवा कुमार नाम का लड़का है, इन्होंने कल कमेंट किया था, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि इन्होंने सीधे एक बात लिखे कि आपके वजह से जो है मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो बड़े आश्चर्य लगा, भाई क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया। तो बोले आपने गलत बता दिया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि पीडीएफ जो है ये कहीं कहीं मिस्टेक होती है, लेकिन मैं इसे सुधार करवा देता हूँ मौखिक रूप से, या फिर कमेंट पिन करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता देता हूँ भाई, है ना। और पीडीएफ जब देता हूँ तो उसमें मैक्सिमम केस में सुधार करके ही देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि पीडीएफ हमारे घर में कोई और भी राइट कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो उसी दिन ऐसा केस आता है जनरली, ऐसे जो भी सामने दिखता हो तो मैं करेक्ट करवा ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यही बच्चा एक बार सेकंड फिर से मैसेज करा कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा कि भाई क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, और मैंने एग्जाम में आंसर क्या दिया। आप कहें तो मैं अगले वीडियो में उसकी पेपर कटिंग दिखा दूंगा। मैं कोई भी बात आपसे झूठ नहीं बोलता, और ना मैं झूठ बोलता हूँ अपने निजी लाइफ में भी, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने लिखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था और मैंने आपका जो याद किए थे कि भाई आपने जो बताए हैं, जैसे कि मैं बताते आया हूं कि भाई सूरज की जो ग्रह वाला क्वेश्चन था प्लेनेट से, कि भाई सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार जो ग्रह है ये बुध है, 2 नंबर पे शुक्र है, 3 नंबर पे पृथ्वी है, 4 नंबर पे हमारा मंगल है, 5 नंबर पे हमारा बृहस्पति है, फिर हमारा सैटर्न है, फिर हमारा अरुण है, और लास्ट में हमारा वरुण है। ये मैंने याद रखने की फनी वे में आप सभी को तरीका बताया हूं कि भाई किसी भी पेरेंट्स के लिए उसके छोटा लड़का बहुत ही प्यारा होता है। तो बुध ग्रह जो है सभी ग्रहों में, यानी 8 ग्रहों में, 8 प्लेनेट में सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए अपने पिता सन के पास बैठा हुआ है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि 2 बहन हमेशा एक ही जगह बैठेगी, कुछ ना कुछ बतियाएगी। तो पृथ्वी की बहन कहलाती है शुक्र ग्रह, तो पहले शुक्र है, और हमें 3 नंबर पे पृथ्वी याद हमेशा रखना है कि 3 नंबर पे पृथ्वी है, लाडला बेटा सूरज के पास है, अपने बहन के पास ही शुक्र रहेगा। तो ये तीनों हम याद कर लेते हैं। फिर हम दिन का क्रम पढ़ते हैं। तो रविवार कोई ग्रह नहीं होता है, काट देते हैं। सोमवार कोई ग्रह नहीं होता है, काट देते हैं। मंगल होता है तो मैं पृथ्वी के बाद मंगल लिख दिया। इसके बाद बुध होता है, लेकिन मैंने बुध को तो पहले ही रख लिया है सूरज के पास, तो ये भी नहीं ले सकते। तो बुध के बाद बृहस्पति होता है, ले लिया। बृहस्पति के बाद शुक्र होता है, शुक्र हमने पहले ही ले लिया है, तो शुक्र नहीं ले सकते। तो फिर शनि पढ़ेंगे आगे दिन का क्रम, तो शनि आएगा, शनि, और लास्ट में अरुण। तो इन्होंने इसी वे में क्वेश्चन लिखा है कि आप जैसे बताए थे कि बुध जो है सबसे जल्दी सूरज की परिक्रमा करके अपने पिता के पास बैठ जाता है, यही मेरे दिमाग में था और मैंने यही टिक लगा दिया। जबकि वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था मेरे भाई कि कोई जो ग्रह है, सभी 8 ग्रहों में सबसे पहले अपने अक्ष पर चक्कर कौन लगाता है। भाई अपने अक्ष पर चक्कर लगाना
और अपने पिता सूर्य की चक्कर लगाना, ये दोनों में काफी डिफरेंस है भाई। अगर आप बृहस्पति को बैठाओगे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बृहस्पति यहाँ बैठा है, ये सूर्य की चक्कर यूं लगाएंगे तो इनको ज्यादा समय लगेगा। मैंने ये भी बताया था कि जो जितना दूर है उतना समय लगता है सूर्य के चक्कर लगाने में, लेकिन ये अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट है, अपने अक्ष पे जो है घूमने में सबसे फास्ट है। तो कंफ्यूजन आप मेरे वजह से नहीं है, आप जो है गलत समझ लिए हैं भैया। दोनों चीज आप समझे ही नहीं कि भाई सूरज की चक्कर अलग होती है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाना एक अलग होती है। अपनी एक्सिस पे मतलब यही रोटेट होकर रहेगा, सूरज की चक्कर लगा मतलब सूरज की परिक्रमा करेंगे। तो भैया सूरज की परिक्रमा करने में मैं अभी भी बता रहा हूं, जैसा कि आपने लिखा भी है कमेंट में कि 88 दिन मुझे याद था बुध और मैंने बुध मार दिया, लेकिन आंसर जुपिटर है। तो सही बात है भाई, बुध ही सबसे पहले चक्कर लगाता है आपका, किसका? सूरज का। लेकिन अपने एक्सिस पे फास्ट कौन है? बृहस्पति है। आई होप अब जाके आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, याद आ गया तो बता दिया। ठीक है, एक प्रश्न आया था, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस मंथ में मनाया जाता है? भैया गणेश चतुर्थी जो है ये आप सभी जानते हैं हिंदी कैलेंडर के जो है ये आपके जो है भाद्रपद बोलते हैं इसे, इसी महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद है ना, भादो भी बोलते हैं गाँव घर में, है ना। गणेश चतुर्थी की बात करें तो जनरली जो है ये अगस्त सितंबर महीने में हो जाते हैं, है ना। हमारे मिथिला रीजन में इसे चौरचन कहा जाता है ना, चौरचन चूंकि हम मिथिला के हैं भैया, है ना, तो इसे जो है चौरचन कहा जाता है इस पर्व को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होती है काफी धूमधाम से, और बसाने का श्रेय या फिर स्टार्ट करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव। महाराष्ट्र के कई और त्योहार हैं जैसे तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, फुगरी, लेजिम, है ना, ये सब महाराष्ट्र के हैं, है ना, तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा होली का त्योहार ये फागुन में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के त्योहार ये माघ में मनाया जाता है, यानी जनवरी महीना में मनाया जाता है आपका क्या? मकर संक्रांति। ये फागुन कहने का मतलब है कि फरवरी लास्ट से आप जो है पकड़ लीजिए मार्च महीना होली के लिए। ठीक है, होली जो है मार्च में यानी फागुन में, ये मार्च में होगा तो फिर फागुन में कैसे होगा? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो होली मार्च में कहाँ होता है? हम फरवरी लास्ट और मार्च तक में हो जाती है होली। अगर इसमें इसके बाद की बात करेंगे तो मतलब हिंदी कैलेंडर की बात करेंगे तो। इसके अलावा झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो भाई ये बेरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी, है ना। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ये मैंने पहले बता रखा है। इसके अलावा चंबल नदी पूछा जाता है, ये जानापाव से निकलती है। कृष्णा नदी पूछा जाता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होते हुए जो है आपका कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ही निकलती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी मतलब बड़ी नदी भी है। कावेरी जो है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये स्पेशली पूछा जाता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है। इसके अलावा अमरकंटक के पहाड़ी यानी जो मैकाल रेंज के पर्वत है मध्य प्रदेश के अंदर, इससे नर्मदा, सोन और जोहिला ये तीन नदी निकलती हैं। सोन पुवारी साइड भागता है, जबकि नर्मदा जो है पछवाड़ी साइड बहता है, ये अरब सागर में गिरता है, ये गंगा में समा जाता है ना। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है सोनी है, पहला यमुना है, ठीक है, और यमुना की सहायक नदी चंबल है ना। 1999 में संगीत के लिए किसे भारत रत्न दिया गया था? 6 कैरेक्टर हैं, 6 का नाम विथ ईस्वी बता दिया हूं, आप कोई चूक नहीं करोगे, विश्वास है। तो पंडित रविशंकर साहब को सितार वादन हेतु 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर सेकेंड व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए संगीत के क्षेत्र में। पहला व्यक्ति थे एम सुब्बा लक्ष्मी, व्यक्ति थी एम सुब्बा लक्ष्मी, जो है ये कर्नाटक संगीत के जुड़ी हुई जो है एक मतलब गायिका थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होते हैं। प्रथम प्राप्त करता, देखिए भारत रत्न सबसे पहले एक साल में अधिकतम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 5 आदमी को दे दिए, है ना, अधिक से अधिक 3 आदमी को भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक एक सेक्टर में 3 ही आदमी को दिया जा सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आजकल में कुछ चेंजेस हो जाए ये बात अलग है, लेकिन अब तक ऐसे ही नियम है भाई। नोबेल पुरस्कार भी एक सेक्टर में आज तक आपने 3 ही आदमी को देखा होगा, कभी 4 आदमी को नहीं देखे होंगे, इसीलिए उनको एक ऑप्शन मिल जाता है इनमें से सभी, है ना। तो इसीलिए ये भी पूछा जा सकता है कि जिसमें एक से अधिक कैरेक्टर को भी मिला हो, है ना। और जो सिंगल कैरेक्टर को नोबेल मिलता हो ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मैं इस बार का याद रखने के लिए बताया हूं कि भाई जो मेडिकल के क्षेत्र में स्वांतो पावो हैं उनको ध्यान रखिए, और जो साहित्य यानी लिटरेसी के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स हैं तो इन्हें भी ध्यान रखिए। ठीक है, बाद बाकी शांति में भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो दोनों देश लड़ रहा है, दोनों देश को मानवीय अधिकार वाली संस्था को मिला है लिबर्टीज को, और एगो क्या नाम है मेमोरियल को, और एक आदमी को मिला है बिलियात्स्की को जिसे 10 साल की सजा हो गया। तो मतलब जिसे शांति की नोबेल पुरस्कार मिला है वो तीनों आपस में परेशान है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा
अगला जो हमारा संगीत के क्षेत्र में किसे किसे मिला है, तो भाई एम सुब्बा लक्ष्मी को इनको जो है सबसे पहले 1998 में दिया गया था। फिर 1998 में पंडित रविशंकर को दिया गया, 1999 में, माफ कीजिएगा। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान साहब को कंबाइंड रूप से 2001 में दिया गया। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में घोषणा 2009 में दिया गया। इसके अलावा भूपेन हजारिका साहब को 2019 में दिया गया। तो ये भारत रत्न के क्रम है। हमारे ख्याल से 2019 भारत रत्न ही लास्ट वितरित किए गए हैं, उसके बाद अभी तक नहीं किया गया। राष्ट्रपति के सलाह से सलाह जो है, राष्ट्रपति किसकी सलाह लेती है पीएम के साथ साथ, ऐसा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन में मंत्री परिषद, गवर्नर, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन थे, महान्यवादी, है ना। तो भैया मंत्री परिषद की लेती है ना, मंत्री परिषद की सलाह लेती है राष्ट्रपति पीएम के साथ साथ, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दिया गया सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यानी रिव्यू ले सकता है। रिव्यू समझते हैं ना, दोबारा दिखाइए। तो दोबारा सलाह के लिए कह सकते हैं कि भाई आप जो मुझे सलाह दे रहे हो एक बार सोच लो। तो सोचने के बाद जो सलाह देगा वो भी उनको जो है लेना पड़ता है, ठीक है। यह सलाह किसी भी न्यायालय में जांच योग्य नहीं होती, इसकी कोई जांच नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे इसकी, क्योंकि जांच के दायरे से बाहर है। इसके अलावा 2021 के भारत के कानून मंत्री कौन थे, तो किरण रिजिजू जो है ये भारत के कानून मंत्री थे। देखिए भारत के 3 कानून मंत्री जो है लगातार, मैं आपको बताऊं, पंडित रविशंकर नहीं, खाली रविशंकर कहिएगा, ठीक है, रविशंकर ये थे आपका कानून मंत्री। इनके बाद आपका किरण रिजिजू बने, कौन बने, किरण रिजिजू, ये खेल मंत्री भी रहे हैं, रिजिजू है ना, इस प्रकार से, है ना, ये पूर्वोत्तर के हैं, है ना। तो ये भी रहे, और अभी वर्तमान में बदल गए हैं जी, आपके मार्च 23 में बदल गए कानून मंत्री। ये बन गए हैं जी आपका अर्जुन राम मेघवाल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाली है, हाँ सही है, अर्जुन राम मेघवाल है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, तो ये तीनों कानून मंत्री इसीलिए पूछा गया था भाई। यहाँ पे रागमाला पुस्तक किससे संबंधित है, आपसे पूछ रखा है, पंडित रविशंकर साहब से संबंधित है। पंडित रविशंकर साहब के बारे में और भी क्या, अभी तो आपने इनका गुणगान देखा कि भारत रत्न मिला, सितार बजाते हैं। अब देखिए पंडित रविशंकर साहब भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड के जो है विजेता है। ग्रैमी अवार्ड के प्रथम महिला में विजेता कौन है भैया, तन्वी शाह है। इसके अलावा पंडित रविशंकर को 99 में भारत रत्न मिला, ये तो मैं लिख ही दिया था। पंडित रविशंकर साहब सितार से संबंधित है, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर, आज से इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने बात करा इस मंदिर की, जब वो आपसे पूछा गया था कि भाई पालीताना सॉरी जो मोढेरा की मंदिर है किस वंश के शासक ने बनाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई भीम प्रथम ने बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंदरिया की चर्चा भी मैंने कर लिया था, तंजौर की वृद्धेश्वर की भी कर लिया था, कोणार्क की भी कर लिया था, पालीताना की जैन मंदिर भी कर लिया था, मैनटॉवी की जैन मंदिर की भी बात कर लिया था, समेध शिखर पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड में है उसकी भी बात कर लिया था, है ना। तो ये सभी जो है थोड़ी बहुत जो है जानकारी में रहे, बात भी काम आ जाएगी, तो इसलिए अच्छे से सुना कीजिए, और एक्स्ट्रा फैक्ट तो है ही आपका। तो भाई इसके ऑप्शन में द्रविड़ अहोम नागर दिया। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो भाई उत्तर भारत की जो मंदिर है ये आपका नागर शैली में बना होगा, क्या, नागर शैली में। और जो साउथ इंडिया की मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली में जनरली बने होते हैं। तो भाई जो ये कंदरिया महादेव की मंदिर है, बताइए कहाँ पे है, तो ये आपका एमपी के अंदर है जी, एमपी के अंदर। एमपी के अंदर कहाँ पे, जो आपका खजुराहो का मंदिर है, जो आपका खजुराहो का मंदिर है, इसी मंदिर के प्रांगण में है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो इस मंदिर ग्रुप का सबसे बड़ा मंदिर भी है। देखिए खजुराहो का जो मंदिर है ना, नॉट अ सिंगल टेम्पल, इट इज ए ग्रुप ऑफ टेम्पल, है ना। तो भैया जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है इसी के अंदर है। तो ये किस स्टाइल में बने हैं, तो नागर स्टाइल में। एक बच्चे को मैं बहुत दिन पहले, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था ऐसे ही कमेंट करके, जब मैं खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया बताया था, तो मैं वहां पे बताया था कि देखिए खजुराहो का मंदिर जो है ये 2 शैली में बने हैं। एक तो आपका नागर शैली में, दूसरा पंचायतन शैली का भी यूज हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं, है ना। तो अगर ऑप्शन में आपका पंचायतन नहीं तो नागरे सही, तो नागर हो जाएगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर भी आपके नागर सही होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा यह मंदिर भगवान शिव से समर्पित है, एकदम स्पष्ट लिखा है कि भगवान महादेव का मंदिर है। तो महादेव शिव महाकाल सब एक है ना। हजारों यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण, है ना, चंदेल शासकों ने करवाया, जो पंचायतन और नागर दोनों शैली बनाई गई थी, ये मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। इसके अलावा उत्तर भारत में कौन सा रबी का फसल है, ऑप्शन में सरसों दिया गया था, ये आपको रसगुल्ला दिया है, 2.5 नंबर फ्री का दिया है, तो सरसों हो जाएगा। देखिए रबी का फसल, जायद का फसल और खरीफ के फसल क्या होते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं, अगर मेरे से आप पहले सुने हैं तो आप समझ जाएंगे, मैंने मौसम के आधार पे बताया था देहाती भाषा में, ठीक है। देखिए सरसों जो आपका ठंडी महीना में जो बोया जाता है ना, वो सब रबी के फसल है, ठंडी महीना में, ठीक है। जैसे देखिए आप चना, सरसों, मसूर, गेहूं, ये सब आप ठंडी महीना में बोते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जो हो जाएगा आपका
रबी के फसल हो जाएंगे, ठीक है। और जो बरसात आने पे बोते हैं या फिर रोपाई फसल कहते हैं इसे, जैसे अभी आप बारिश चालू हो गई, अभी मानसून आ गए भाई, जून खत्म है आज, है ना, लास्ट डेट है ना, अभी जो जुलाई आ जाएगा, तो हमारे यहाँ जो है 5 जून को मानसून दस्तक दे देती है सबसे पहले केरल के अंदर। अब कोई आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि केरल में प्रे मानसून वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है इस प्रकार की वर्षा केरल के अंदर आते हैं। मैंने आपको बता दूं थोड़ा हिंट के लिए, जो आम की फसल, आम से संबंधित है, ठीक है। ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर महीने में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है, ऐसे फसल को हम रबी फसल कहते हैं, है ना, रबी फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में करेंगे कि ठंड रहती है हमारे यहाँ, ठंड मतलब चलती रहती है, उसी बीच में इसकी बुआई होती है, जो रबी की फसल है, राइट। उसके बाद जो बरसात के चालू होने पे बुआई होती है ना, जून जुलाई में, है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा, जिसमें धान सब आ जाएगा, धान रोपेगा लोग, है ना, मकई वगैरह भी करेंगे, तो ये सब खरीफ की फसल में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों फसलों के बीच के जो गैप बचा ना, जैसे आप देख लीजिए जून जुलाई, तो मई अप्रैल वहां तक था, तो अप्रैल और मई 2 महीना लगभग गैप बच रहा है ना, तो 2 महीना के जो दौरान है, आधा जूनों तक मान लीजिए, यानी अप्रैल से आधा जून तक, है ना, तो ये जो जायद की फसल हो जाएंगे जी खाली समय में। ये जायद की फसल क्या होता है भाई, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ये जो भी आप नदी के किनारे इस प्रकार की फसल आप ज्यादा देखते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि वहां पे जो बलुआ वाला जमीन होता है वहां पे ये हो जाता है आसानी से। इसके अलावा इनमें से कौन सा कीट का उदाहरण नहीं है, अब ये कोई पूछने की बात है जी। ऑर्थोपोडा सब दिन बताया हूं कि भाई क्या क्या कीट होते हैं, है ना। भाई कीट के जो उदाहरण है, मक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, ये सभी कीट में आ जाएगा। और कीट के जो श्रेणी है इसे हम ऑर्थोपोडा कहते हैं, ऑर्थोपोडा कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कीट का जो है फोटो दिख रहा होगा, इसमें देखिए कौन कौन है। मस्कुटो है, केचुआ एनिलिडा में आ जाएगा, ये किसको कीट में मत रखिएगा। मकड़ी, मक्खी, खटमल, चींटी, मधुमक्खी, तितली, तिलचट्टा, है ना, ये सब जो है आपके आ जाएंगे किसमें, चीट के अंदर। ये छिपकली को हम रेप्टेलिया में रखते हैं, तो यहाँ पे केचुआ और छिपकली, इन दोनों को थोड़ा हटा लीजिएगा, बाद बाकी ये साधारण कीट में आ जाएंगे, ठीक है, ये सभी कीट में आ जाएंगे। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है भैया, तारीख फिरोज शाही फतवा ए जहादारी, इस प्रकार का पुस्तक का नाम आपने सुना होगा। ये भी कभी कभी जब फ्री में रहता है एग्जामिनर तो पूछ देता है। तो तारीख फिरोजशाही पुस्तक के लेखक जो हैं ये जियाउद्दीन बर्नी है। वैसे इस प्रकार के पुस्तक में सबसे ज्यादा पुस्तक अलबरूनी का पूछा जाता है ना, जैसे कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो आपका इसी प्रकार के पुस्तक है शाहनामा, जो फिरदौसी लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाद बाकी जो भी लेटेस्ट पुस्तक है मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ पे जो छपी है इसके बारे में भी आपको जानकारी पहले से ही है। आईने अकबरी अबुल फजल, इसे ही जो है आईने अकबरी को ही अकबरनामा कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, है ना। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। बाबर नामा के लेखक बाबर है। जंगल नामा के लेखक आपका कौन है, अमिताभ घोष जी हैं। प्याज में कौन सा अम्ल होता है आपसे पूछा गया है, जो आंसू आते हैं। बच्चे ने बताया कि सल्फेनिक एसिड नहीं था, सल्फेनिक एसिड जो है ऑप्शन में नहीं था, तो भाई प्रोफेथिल एक्साइड हो सकता है, प्रोफेथिल एक्साइड हो सकता है ऑप्शन के अंदर। बताइएगा क्या था। ये जो गंध होती है ना, ये जो मतलब अम्ल होती है, ये आपके लैक्रिमल ग्रंथि पे जो है काम करना स्टार्ट करता है। लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि जो है हमारे आंसू निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं शरीर के अंदर। इसी कारण प्याज काटते समय आदमी रोने लगता है, ठीक है। इसके अलावा सेब में जो है मैलिक अम्ल होते हैं, नींबू में सिट्रिक होते हैं। इसके अलावा इमली में टार्टरिक होते हैं। अच्छा, नींबू का पीएच काफी बार एग्जाम में देखा गया है, तो 2.2 रखिए, 2.4 से लेके 3 तक के बीच में रखिएगा नींबू का पीएच। अब पीएच मान क्या होता है बता रखा हूं जी, पीएच की मान के रिलेशन में बता रखा हूं कि 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो है ना अल्कलाइन है, क्षारीय है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। पीएच स्केल की जो खोजकर्ता का नाम है सोरेनसन है, तो ये बात भी बताया था। इसके अलावा यूएस ओपन अंडर 15 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह जो है ये आपका 15 वर्ष के साढ़े 14 वर्ष की उम्र में या 14 वर्ष की उम्र में ही 2021 के अंदर इस प्रकार के कारनामा कर लिए थे। इन्होंने 11 वर्ष के अंदर में भी जीता है भाई। 2019 अंडर 11 ब्रिटिश ओपन, है ना, ये क्या था, स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है गोल्ड जीत चुके हैं। तो इस प्रकार से भी इन्हें ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज। अच्छा, इससे पहले वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उष्णकटिबंधीय कांटेधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें जो है आपको ये नहीं दिया गया था, आपको जो है स्टेट का नाम दिया गया था। आई थिंक ऐसे बच्चे ने कमेंट कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे प्रकार के वन जो है कई सारे स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आप पंजाब के जो है
पंजाब के जो है पर्टिकुलर साइड में जाएंगे तो पंजाब में भी ऐसे प्रकार के वन पाए जाएंगे जहां कम वर्षा होता है। हरियाणा में भी कुछ ऐसे पार्ट है जहां कम वर्षा होता है। राजस्थान तो ये है, थार के लिए जाना जाता है, तो यहाँ भी जो है कम वर्षा होती है, यहाँ भी पाई जाएगी। एमपी के भी कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे जो है उष्णकटिबंधीय जो है आपका कटीली वन या नुकीली वन पाई जाती है। इस वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं मैंने बता रखा आपको। पलास हो जाएगा, आपका बबूल हो जाएगा, खिजरी हो जाएगा, नीम हो जाएगा, खैर हो जाएगा, खजूर भी हो जाएगा। इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और क्यों होता है ऐसा मैं बता रखा हूं, पानी नहीं हो रही है। अच्छा, आप जो है कैसे वन को जो है आप बिना पानी वाला घोषित करोगे? भाई मरुस्थलीय एरिया है, तो अगर 50 सेमी से सालाना कम वर्षा हो रही है ना, तो आप समझ जाइए कि ये जो है सुखाड़ वाली एरिया है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इससे पहले मैं एक चीज और जो मैं इससे पहले ही बताया था, एक बार और बता दूं आप लोगों को। हाँ जी, इसी के बारे में बोल रहा था। ये वाली जो आपका एमटीएस के ऊपर आगामी एमटीएस के लिए जो क्लास स्टार्ट होगी, ये कल से स्टार्ट होगी। और ये हमारे ख्याल से शाम को 6:30 से शाम को जो है पर डे आपको 7 बजे वीडियो मिलेगा, 7:30 बजे वीडियो मिलेगा। चलिए 7:30 बजे जो है आपको वीडियो मिलेगा पर डे। इसकी पीडीएफ उसी दिन जैसे अपने वीडियो मैंने पोस्ट करा उसी के 1 आध घंटे के अंदर ही आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, जहां पे जिन्होंने 25 रुपया जो है पे किए हैं इस ग्रुप के लिए। बाद बाकी सभी जो है हम यूट्यूब पे ही इसको भी पढ़ाएंगे। वैसा नहीं कि कुछ अलग इसमें लाएंगे, सेम ही पढ़ाएंगे, सेम ही पीडीएफ रहेगी जैसे पहले। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सिंपल दिखा दीजिए, तो भाई इसमें कोई जो है कलर वलर नहीं लगा होगा, गत्ते वत्ते नहीं लगे होंगे। जैसे मैं पीडीएफ आपको देते आया हूं सेम पीडीएफ रहेगा, है ना। सिर्फ मैंने इसे जो है थोड़ा सा किनारा में रखा है ताकि जो है जिसकी नीड है वो बच्चे आए, साथ ही साथ हमारे पीडीएफ का दुरुपयोग न करें। इसके लिए मैं थोड़ा इसको साइड में रखा हूं, और कोई भी कारण नहीं है। अन्यथा आपको सब कुछ तो फ्री है, और ये वीडियो जो मैं ये पीडीएफ दूंगा वो भी फ्री है यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो आप वीडियो ही देखिए। अगर पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। 25 रुपये आपसे फी चार्ज की जा रही है। 25 रुपये में आपको टोटल 57 शिफ्ट की जो हम 57 वीडियो कराएंगे। अब ये 57 वीडियो हो सकता है कि मैं 57 दिन में कराऊं इस, या फिर 30 दिन के अंदर ही करा लाऊं। अभी ये डिपेंड करेगा कि आगामी दिन में अगर एग्जाम है, जैसे अभी सीजीएल की एग्जाम चालू है तो 14 से हो रही है, इसके बीच में मैं दो अगर मतलब दो निकाल दिया, दो वीडियो तो घट जाएंगे, तो ये घट के 30 इस दिन में जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ जो है मात्र 25 में मिलेगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 25 रुपया पर पीडीएफ, ऐसा नहीं है भैया, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।